हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में स्थावर संपत्ति के पट्टे के बारे में। कई लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस पे लेक्चर बनाना है, तो आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर 5 के बारे में, जो बात करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप पट्टा करते हैं तो पट्टा कैसे किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका पट्टा किस अवधि में किया जाता है, 1 साल का, 1 साल से अधिक का, या फिर पट्टे की परिभाषा क्या है, पट्टा का कर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व क्या है, पट्टे का समापन कैसे होता है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बने रहिए एंड तक हमारे साथ। और आपके पास अगर बेरेक्ट तो बेरेक्ट ओपन जरूर करिएगा, उसमें आपको एक एक वर्ड आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थावर संपत्ति पट्टे से संबंधित प्रावधान कौन से चैप्टर में किया गया है। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, चैप्टर 5 में दिया गया है। और कहाँ से कहाँ तक है, 105 से लेकर 117 तक में पूरा प्रोविजन दिया गया है, जिसमें से 105 क्या करता है, डिफाइन करता है कि पट्टा होता क्या है। पट्टा का मतलब क्या है कि आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट के लिए दे रहे हैं। ठीक है, एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पर वो जो भी चीज़ें करना चाहता है वहाँ पे एंजॉय कर सकता है। उसमें कुछ अगर उगाना हो, कुछ फैक्ट्री लगानी हो, ये सब सारी चीज़ कर सकता है। लेकिन उस जो प्रॉपर्टी आपने उसको दी है एंजॉयमेंट के लिए, वो सेल नहीं कर सकता, उसको बेच नहीं सकता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि स्थावर संपत्ति का पट्टा। अब यहाँ पे स्थावर संपत्ति लिखी है, लेकिन यहाँ पे क्या जंगम संपत्ति आ सकती है, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो जैसे आपको मूवेबल प्रॉपर्टी करना भी है तो आप क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। ठीक है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग होता है, गिरवी। ठीक है, उसके बाद आप बंधक रखने का प्रावधान है, तो वो भी स्थावर संपत्ति के बारे में ही बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी इसको क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं इस जंगम संपत्ति को। लेकिन 105 कहता है कि स्थावर संपत्ति, यहाँ पे क्या आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विवक्षित समय के लिए या शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के बदले जो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप स्थावर संपत्ति को क्या कर रहे हैं, पट्टे पे दे रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, उपभोग करने के अधिकार के लिए दे रहे हैं। कितने टाइम के लिए दे रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेसली आप बता दे रहे हैं कि 2 महीने, 4 महीने, या 1 साल, या फिर विवक्षित समय के लिए, कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो जैसे स्थानीय प्रथा के अनुसार भी दे दिया जाता है। शाश्वत काल के लिए यानी कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए आपने दे दिया है उस संपत्ति को। जैसे आप क्या करना है, किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है उस प्रॉपर्टी में, तो आपने उसको क्या कर दिया, पट्टे पे दे दिया। ठीक है, 99 साल के लिए, 50 साल के लिए, ऐसे दे दिए शाश्वत काल के लिए आप उसको इंजॉयमेंट करने के लिए कि आप इसमें अपना जो भी काम है कर सकते हैं, इसके बदले में जो भी कीमत होगी आप मुझे देते रहिएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि स्थावर संपत्ति का पट्टा हो रहा है, साथ ही साथ उपभोग करने का अधिकार हो रहा है, कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, ये आपका एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली आप बता दे रहे हैं। अब किस चीज़ के लिए दे रहे हैं आप उसको, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इस पट्टे पर तो दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको क्या देगा, सामने वाला कुछ कीमत तो देगा ना। तो यहाँ पे कुछ कीमत के बदले आपने ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, पट्टे पे दे दी, जो दी गई हो, यानी कि आपको वो कीमत दे दी गई है, या फिर जिसे देने का वचन दिया गया है, यानी कि सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया कि प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको इतने पैसे देंगे, यानी कि वचन दिया गया है। अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधनीय रूप से निर्दिष्ट अवसरों पर अंतरती के द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधन में प्रतिग्रहित करता है, अंतरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में दिया गया हो। अब यहाँ पे जो कीमत की बात आती है ना, तो कीमत आपको क्या दिया, पैसे के रूप में दे दिया गया हो। ठीक है, या फिर फसलों के रूप में। अब मान लीजिए वहाँ पे कुछ ऐसा फैक्ट्री लगा रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे उत्पादित कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको क्या करते हैं, उसका कुछ अंश आपको देने की बात करता है कि आप मुझसे ये इतने अंश ले लीजिएगा। ठीक है, हर महीने या फिर जो भी साल का रहेगा, ईयरली रहेगा, जो भी चीज़ रहती है। और जो जिसने पट्टा किया है ना, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी थी, अब उसने ऐसा क्या कर लिया, सारी निबंधनों को अंतरण के बारे में इसको प्रतिग्रहित कर लेता है। ठीक है, जब प्रतिग्रहित कर लेता है तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे इसको दिया जा रहा है अंश के रूप में, वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है।
अब ये सारी चीज़ तो हो गई पट्टे की परिभाषा के बारे में। अब पट्टाकर्ता कौन होता है, पट्टेदार कौन होता है, प्रीमियम क्या होता है, भाटक की परिभाषा क्या है। अब यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि वह अंतरक पट्टाकर्ता कहलाता है। यानी कि अब ए की प्रॉपर्टी थी और बी को यहाँ पे पट्टे पे देना था। अब बी आया कि भैया मुझे यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी में फैक्ट्री लगानी है, आप मुझे प्रॉपर्टी इतने सालों के लिए दे दीजिए, ठीक है ना, 2 साल 4 साल 10 साल जितने की वो करे। तब यहाँ पे जो ए नाम का व्यक्ति है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी के क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। किसके लिए, उपभोग करने के अधिकार के लिए। तो ये जो व्यक्ति है ये कौन हो गया, ये पट्टाकर्ता कहलाएगा। अब जिसके पास ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी वो क्या कहलाएगा, वो पट्टादार कहलाएगा। यानी कि अंतरित, जिसके पास अंतरित होके आई है प्रॉपर्टी वो क्या कहलाता है, पट्टादार कहलाता है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच जो भी यहाँ पे कीमत तय हुई ना, कि इस कीमत पे आपको क्या करना है, कि मैं आपको ये पूरा प्रॉपर्टी दे रहा हूँ कि 5 लाख रुपए साल भर का आप मुझे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, 5 लाख रुपए कीमत तय हो गई, तो यही कहलाती है कि प्रीमियम कहलाती है, ठीक है। और इस प्रकार देय या करनीय धन, अंश या सेवा या अन्य वस्तु भाटक कहलाती है। यानी कि यहाँ पे एक प्रीमियम तो तय हो गई, साथ ही साथ अगर आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कोई धन या फिर अंश या सेवा के रूप में कुछ और वस्तु चाहिए, तो जो आपको मिल रहा है वो क्या कहलाता है, भाटक। भाटक क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है ये। पहले तो आपकी कीमत तय होगी, ठीक है ना, इतने में देना है 5 लाख रुपए, आप 10 लाख रुपए जो भी लेना हो ले लिए। उसके बाद जो आप एक भाटक तय करते हैं ना, किराया तय करते हैं या फिर सेवा के रूप में कोई अन्य वस्तु तय करते हैं, वो क्या कहलाता है, रेंट कहलाता है आपका। तो यहाँ पे क्या कहता है, 105 बस इतना ही बात करता है कि पट्टे की परिभाषा बताता है, और साथ ही साथ पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम और भाटक की परिभाषा के बारे में बात करता है। आई होप आपको ये पूरा यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो धारा 106 क्या बात करती है, अब यहाँ पे धारा 106 क्या कहती है, कि धारा 106 कहती है कि आपका जो पट्टा है, या आपने जो पट्टा किया है अपनी संपत्ति को, वो किस प्रकार से कितने अवधि के लिए यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। कितने अवधि के बाद यहाँ पे पर्यवसाय होगा। पर्यवसाय का मतलब उसका समापन किस तरह से होगा, कितने समय में होगा, कैसे होगा, आपको नोटिस देना होगा कि नहीं देना होगा, नोटिस दिया तो अगर उसने खाली नहीं किया तो क्या हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आता है धारा 106, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि। अब जैसे जब आप पट्टा करते हैं ना, यानी कि लीज पे देते हैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी, या तो आप क्या करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, संविदा कर लेते हैं, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है तो हो सकता है वहाँ पे अगर कोई स्थानीय प्रथा चलती हो, उस स्थानीय प्रथा के अनुसार क्या किया जाएगा, जो उसमें जो भी शर्तें रहती होंगी उसी के अनुसार यहाँ पे पट्टे की अवधि रहती है। अब मान लीजिए ये दोनों चीज़ अगर नहीं है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही आपका स्थानीय प्रथा है, तब यहाँ पे उस पट्टे की कालावधि कितनी होगी, तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय विधि या प्रथा ना हो, ठीक है ना तो संविदा है, ना स्थानीय विधि है, ना ही प्रथा है वहाँ पे। तो यहाँ पे माना जाएगा कि चाहे अब कृषि या विनिर्माण प्रयोजन के लिए, यदि आपने जो पट्टा किया है किस प्रयोजन के लिए किया है, ठीक है ना। अगर ये तीनों चीज़ नहीं है, संविदा, स्थानीय विधि, प्रथा, तो किस प्रकार से देखेंगे, तो सबसे पहले तो देखा जाएगा कि आपने जो पट्टा किया है, ठीक है, पट्टा किस प्रयोजन के लिए, किस पर्पस के लिए किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है या तो कृषि प्रयोजन या विनिर्माण यानी फैक्ट्री वगैरह लगाना, या फिर कोई आप वेयर हाउस बनाने के लिए दे रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए अगर आपने पट्टे पे दिया है तो स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। यानी कि यदि आपने कृषि प्रयोजन के लिए दिया या फिर विनिर्माण करने के लिए दिया है, तो वहाँ पे ये ऐसा पट्टा कैसे कहलाएगा कि वर्षानुवर्षी, यानी कि 1 वर्ष के बाद यहाँ पे रहेगा, 1 वर्ष के बाद रिन्यूअल कराना पड़ेगा, दूसरे वर्ष, फिर तीसरे वर्ष रिन्यू, यानी कि वर्षानुवर्षी, ईयर टू ईयर यहाँ पे समझा जाएगा। या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा, यानी कि जब यहाँ पे वो ईयरली चल रहा है यहाँ पे पट्टा, तो क्या किया जाएगा, जब इसको खाली करवाना हो या फिर पट्टेदार को छोड़ना हो, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 माह की ऐसी सूचना द्वारा पर्यवसाय, यानी कि जब इनको लगे कि इनको छोड़ना है, यानी कि इनको क्या करना है, पट्टा वापस लेना है। यानी कि ए ने क्या किया था, अपनी प्रॉपर्टी बी को दी थी ना, तब यहाँ पे ए चाहता है कि ये पट्टा खाली करे, लेकिन हमारी संपत्ति खाली करे और हमको वापस दे, तो ये क्या करेंगे, चाहे ये अगर इसको भी लगता है, बी को जिसने प्रॉपर्टी ली थी उसको लगता है कि हमें क्या करना है, इस संपत्ति को छोड़ना है, तो क्या करेंगे, दोनों 6 माह की सूचना देंगे, 6 माह पहले की, और 6 माह के बाद क्या होगा, ये संपत्ति खाली कर सकेंगे। और दूसरा आता है कि अगर किसी अन्य प्रयोजन के लिए, अब यहाँ पे ईयरली टू ईयरली हो गया, अन्य प्रयोजन के लिए मतलब कि मान लीजिए मंथली करते हैं आप, मासानुवासी,
तो ठीक है, तो अन्य प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा। यानी कि कृषि या विनिर्माण से भिन्न अगर कोई प्रयोजन से दिया गया है पट्टे पर, तो वहां पे क्या समझा जाएगा कि ये मासानुमासी है। मासानुमासी का मतलब मंथ टू मंथ, ऊपर क्या था ईयर टू ईयर, लेकिन यहाँ पे क्या है मंथ टू मंथ। या तो पट्टा करता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की सूचना। अब जैसे ईयरली टू ईयरली है ना, एक साल तक के लिए, तो यहाँ पे 6 माह की सूचना देनी पड़ती, 6 माह पहले। और यदि मान लीजिए मासानुमासी यानी कि 30 दिन वाले रहते हैं, ठीक है ना, जैसे एक महीने में लगभग 30 दिन होते हैं, मान लेते चलते हैं 31 भी होते हैं, ठीक है, तो 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन की सूचना देनी होगी, यानी 15 दिन पहले सूचना देनी होगी कि आप मुझे मेरी प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए। या फिर पट्टादार इसका नोटिस देगा, सूचना देगा किसको, पट्टेकर्ता को, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी छोड़ रहा हूँ, इसलिए 15 दिन पहले नोटिस देता है और उसके बाद छोड़ देता है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा स्थानीय प्रथा लिखित संविदा अगर नहीं है तब भी पट्टे की कालावधि कितनी मानी जाएगी। अब उसके बाद आता है सेकंड क्लॉज, क्या कहता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में समाहित कुछ भी के होते हुए, यानी कि जो आपकी विधि चल रही है उसके अनुसार कुछ में कुछ भी लिखा हो तत्समय प्रवृत्त पट्टे से संबंधित, उपधारा 1 में उल्लिखित अवधि सूचना प्राप्ति दिनांक से प्रारंभ होगी। यानी कि जो अवधि है ऊपर, ठीक है ना, ईयरली टू ईयरली वाली, मासानुमासी वाली, ठीक है, तो यहाँ पे जो उपधारा 1 में बताई गई है ना कि आपको सूचना जब प्राप्त होगा उस दिनांक से प्रारंभ होगा। यानी कि आपने 15 तारीख को यहाँ पे सूचना, मासानुमासी पट्टा था, 15 तारीख को आपने सूचना दी, तो यहीं से जिस तारीख 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन कि इस तारीख से 15 दिन के बाद या क्या करना होगा, यहाँ पर आपको पट्टा छोड़ना होगा। ठीक है ना, तो ये सूचना प्राप्ति के दिनांक से होगी, यानी जिस दिन सूचना प्राप्त हुई है उस दिन। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 15 तारीख को सूचना रेडी हुई और यहाँ पे 17 तारीख को आप दे रहे हैं नोटिस, उनके पास पहुँच रहा है, तो यहाँ पे 17 तारीख से होगी। क्यों, यहाँ पे क्या लिखा है, सूचना प्राप्ति की दिनांक से प्रारंभ होगी। ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट कहता है कि कोई भी सूचना पत्र जो है सिर्फ इस कारण से इनवैलिड नहीं हो जाएगी, यानी कि जो सूचना पत्र दिया गया है सिर्फ इस कारण से अविद्यमान नहीं हो जाएगी कि यहाँ पे जो उल्लिखित अवधि है, यानी कि 15 दिन दिया हुआ है या फिर 6 माह दिया है या फिर ये सारी चीज़ जो अवधि बताई गई है ना, अब आप कहते हो कि ये कम है भैया, ठीक है ना, कम है, मुझे और टाइम चाहिए था, तो यहाँ पे इस कारण से क्या है, सूचना पत्र अविद्यमान नहीं होगी, जो नोटिस दिया गया ना वो इनवैलिड नहीं होगी। कब नहीं होगी, जहाँ पर कोई वाद या कार्रवाई उस उपधारा उल्लेखित अवधि के पश्चात दाखिल की, यानी कि जो अवधि दी गई है ना उस अवधि के पश्चात आप क्या करते हैं कि वहाँ पे एक केस फाइल कर देते, सूट फाइल कर देते हैं, तो वहाँ पे इस कारण से ना सूचना पत्र इनवैलिड नहीं माना जाएगा, ये क्लॉज 3 कहता है। अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सबसे कि यहाँ पे जब भी आप सूचना देंगे ना, जो भी सूचना पत्र आप तैयार कर रहे हैं और उसको क्या किया जाएगा, राइटिंग में, यानी कि लेखबद्ध किया जाएगा, लिखित में होगा, साथ ही उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा, यानी जो व्यक्ति सूचना दे रहा है, जैसे पट्टा करता देता है, जैसे ए ने दिया पट्टा करता है, वो सूचना देता है, तो वो क्या करेगा, पहले तो एक लिखित में सूचना बनाएगा, उसमें हस्ताक्षर करेगा और उस पक्षकार को जिसके द्वारा उसे आबद्ध करना आशायित है या तो डाक द्वारा भेजी जाएगी या स्वयं उस पक्षकार को या उसके कुटुंबीय नौकरों में से किसी एक को। अब यहाँ पे उसको नौकर को भी दिया जा सकता है, यानी कि ए अगर सूचना देना चाहता है बी को, तो बी अगर नहीं है तो उसके घर में कोई नौकर है उसको दे सकता है, उसके परिवार में कोई सदस्य है उनको दे सकता है, या स्वयं दे सकता है, या फिर क्या कर सकता है, डाक के माध्यम से भी उस सूचना को निवेदित या परिदत्त कर सकता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निवेदन या परिधान दोनों यहाँ पे क्या है कि साध्य नहीं है, मतलब कि ना तो उसको दे सकता है ना ही वहाँ पे डाक द्वारा भेज सकता है, तो क्या किया जाएगा, जहाँ पे उसकी संपत्ति है ना वो क्या करेगा, वो सहज उसके एक सहज दृश्य भाग में लगाया गया ताकि अगर वो आए कभी तो वो सूचना को पढ़ लें। ठीक है, तो ये आपका कहता है 106। आई होप अब यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करें कि पट्टे कैसे किए जाते हैं। अब साथ ही साथ पट्टे की परिभाषा आपने पढ़ ली, ठीक है, पट्टे की अवधि कितनी होगी ये आपने पढ़ लिया। अब पट्टा किया कैसे जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा कि आपने अगर ईयरली टू ईयरली कर रहे हैं, 1 ईयर का कर रहे हैं तो किस प्रकार से किया जाएगा, मासानुमासी कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि स्थावर संपत्ति का वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक किसी अवधि का या वार्षिक भाटा अर्जित करने वाला पट्टा केवल रजिस्ट्री के लिखत द्वारा ही किया जाएगा। जब भी 1 वर्ष से अधिक का पट्टा करते हैं, ठीक है ना, 1 वर्ष से अधिक मतलब चाहे 1 वर्ष का हो, 2 वर्ष का हो, 10 वर्ष का, 50 कितने वक्त का भी, 80 वर्ष का भी हो अगर,
तब भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो कम से कम अगर 1 वर्ष है तो वहाँ पे रजिस्ट्री के लिखत द्वारा ही, यानी कि उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा पट्टे को, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको पट्टे पर दे सकते हैं। अगर विदाउट रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन का मतलब जैसे यहाँ पे देखेंगे रजिस्ट्रेशन एक्ट की, तो सेक्शन 17 में कहता है कुछ डॉक्यूमेंट्स के रजिस्टर्ड करवाने की बात करता है, तो वहाँ पे है। तो यही तरह से आपको क्या करवाना होगा, उस पट्टे को रजिस्टर्ड करवाना होगा, ठीक है। या फिर अगर आपको वार्षिक भाटा आरक्षित करने के वाला कोई ऐसा पट्टा दिया है कि भले 1 वर्ष का ना हो, ठीक है ना, लेकिन आपका जो रेंट है वो 1 साल में दिया जाता है, ठीक है। तो 1 साल में अगर दिया जाता है ना, तब भी ये क्या माना जाएगा, वर्षानुवर्षी माना जाएगा और रजिस्ट्री के लिखत द्वारा किया जाएगा, रजिस्टर्ड राइटिंग में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि 1 वर्ष का ये हो गया। अब मान लीजिए आता है कि जैसे मासानुमासी पट्टा होते हैं, यानी कि मंथली टू मंथली होते हैं, तो उसका किस प्रकार से किया जाएगा, स्थावर संपत्ति के अन्य सब पट्टे। अन्य सब पट्टे का मतलब क्या होता है, मासानुमासी हो गए। ऊपर तो 1 वर्ष से अधिक का हो गया ना, 1 वर्ष से अधिक, अब उससे कम का क्या होगा, मासानुमासी ही तो हो सकता है। या फिर इसका हो सकता है कि 6 महीना का हो सकता है, ठीक है, 6 महीने के एक साथ आप कर लियो, 7 महीने का कर लियो, 8 महीने का कर लियो, या फिर क्या कर सकते हो कि 9 महीने 10 महीने, यानी कि 1 वर्ष से कम का है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर 1 वर्ष से कम का है तो या तो आप क्या कर सकते हो, उसको रजिस्टर्ड करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। अगर नहीं करवा, ठीक है ना, रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे हो तब भी चलेगा। यहाँ पे क्या कर सकते हो, कब्जे का परिदान, यानी कि जिस प्रॉपर्टी का आप कर रहे हैं ना, उसका कब्जा आप दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं मौखिक करार के द्वारा, यानी कि ओरल जो एग्रीमेंट है उसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इस पट्टे को दे सकते हैं सामने वाले पार्टी को, ठीक है। ये समझ में आया। अब यहाँ पे क्या आता है कि जहाँ की स्थावर संपत्ति का पट्टा रजिस्ट्री की लिखत द्वारा किया गया है, वहाँ ऐसी लिखत या जहाँ की लिखत से अधिक लिखत हैं, वहाँ हर एक ऐसी लिखत पट्टाकर्ता पट्टेदार द्वारा इंस्पायर की जाएगी। यानी कि यदि मान लीजिए जो रजिस्टर्ड लिखत करवाया है, ठीक है ना, रजिस्ट्रीकेट करवाया है, और उसके जो कॉपीज है 1 से अधिक पेज में क्या किया है कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है किसके द्वारा किया जाएगा, पट्टाकर्ता और पट्टेदार द्वारा किया जाएगा। उसका एग्जीक्यूशन जो लिखित जो रजिस्टर्ड लिखत है ना, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जाएगा, या तो पट्टाकर्ता द्वारा किया, पट्टेदार द्वारा, या इन दोनों के द्वारा ही तो किया जाएगा। अदर पार्टी कौन आएगी, जिसको पट्टा देना है वही तो करेगा, और जिसको पट्टा प्राप्त करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब बाकी आते हैं 108। अब 108 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 108 क्या कहता है कि पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। अब यहाँ पे जब पट्टेकर्ता के आप अधिकार पढ़ेंगे ना, यानी कि पट्टेकर्ता के जब अधिकार पढ़ते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाती है, पट्टेदार के दायित्व हो जाता है, और जब पट्टेदार के अधिकार हैं वो पट्टाकर्ता के दायित्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ये दोनों। तब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहता है, पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व, इसी दोनों के, यानी कि जो धारा 108 है ये दोनों के अधिकार और दायित्व की बात करता है। तो तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा ना हो तो स्थावर संपत्ति का पट्टाकर्ता और पट्टेदार के एक दूसरे के विरुद्ध क्रमशः वे अधिकार रखते हैं और उन दायित्वों का अधीन रहता है जो निम्नलिखित नियम या उनमें से ऐसे में से जो पट्टाकर्ता संपत्ति को लागू हो वर्णित हो। अब यहाँ पे क्या है, तत्प्रतिकूल संविदा स्थानीय प्रथा ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि यदि आपने पट्टा पे दिया, अपनी संपत्ति पट्टे पे दी, लेकिन उसका अगर आपने संविदा नहीं किया, ठीक है ना, संविदा नहीं किया, या फिर उसका कोई स्थानीय प्रथा नहीं है आपके पास, ठीक है ना, आपके यहाँ कोई ऐसी प्रथा नहीं चलती है जिसके अनुसार पट्टा दिया जाए, तब वहाँ पे क्या होगा, अब उनके अधिकार और दायित्व कैसे डिसाइड होंगे। तो यहाँ पे जो अधिकार और दायित्व दिए गए हैं जनरली, तो यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई हो जाएंगे उस पट्टे पे। तो सबसे पहला क्या कहता है कि पट्टाकर्ता और अधिकार और दायित्व, ये नंबर किसके बात करता है, पट्टाकर्ता, जिसने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को दी है। तो सबसे पहला क्या है कि संपत्ति के आश्रित उपयोग के बारे में संपत्ति में किसी तात्विक त्रुटि को जिसे पट्टाकर्ता जानता है पट्टेदार नहीं जानता और मामूली सावधानी से बरत कर भी मालूम नहीं कर सकता, पट्टेदार को प्रकट करने के लिए पट्टाकर्ता आबद्ध है। अब इसकी ड्यूटी बता दी गई, किसकी ड्यूटी बता दी गई है, पट्टेकर्ता की, यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है ना, अगर उसकी संपत्ति में कोई त्रुटि है, जैसे अब बिल्डिंग दे रहा है, अब बिल्डिंग में कोई क्या है, उसके छत से पानी टपक रहा है, दीवार में सीलन वगैरह है, अब ये सारी चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन उसकी नज़र नहीं की, मामूली तत्परता से पट्टेदार उसको पता नहीं लगा पाया, तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी एक ही ड्यूटी है कि वो सारी जो तात्विक त्रुटि है उसको बताए, किसको, पट्टेदार को बताए। इसकी ये आबद्ध है पट्टाकर्ता, किसके लिए, ऐसी सूचना, ऐसे जो भी यहाँ पे है तात्विक त्रुटि है, गलतियाँ हैं, उस चीज़ को, उसकी प्रॉपर्टी है उसको बताने के लिए। पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा आता है आपका
पट्टाकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे संपत्ति का कब्जा देने के लिए आबद्ध है। अब भाई आपने पट्टा तो कर लिया, ठीक ना, पैसे ले लिए, सर हाँ सारी चीज़ कर ली, लेकिन आपको क्या क्या है, प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी ना। उसका जो प्रॉपर्टी है उसका कब्जा तो देना पड़ेगा दूसरे व्यक्ति को, तभी तो वो इंजॉय कर पाएगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, उपभोग करने का अधिकार। तो यहाँ पे जब भी क्या किया जाएगा, पट्टेदार यहाँ पे प्रार्थना करेगा कि यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी क्या की जाए, दे दी जाए, तो यहाँ पे क्या करेगा, पट्टाकर्ता उस संपत्ति का कब्जा देने के लिए आबद्ध होगा, बाउंड होगा, उसको कब्जा दे दिया जाएगा। अब तीसरा आता है, यह समझा जाएगा कि पट्टेदार से पट्टाकर्ता यह संविदा करता है, यानी कि यहाँ पे ये समझा जाएगा कि जो पट्टेदार है बी है उससे पट्टाकर्ता, यानी कि पट्टाकर्ता कौन, यहाँ पे ए, और ये दोनों एग्जाम्पल ही लेके चलेंगे, यही एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ठीक है, ए और बी वाले। तो ए कौन है, पट्टाकर्ता, और बी क्या है, पट्टेदार। अब यहाँ पे ये समझा जाएगा, डीम्ड है कि बी जो है ये पट्टेदार है और ये पट्टाकर्ता से एक संविदा करता है कि पट्टेदार पट्टे में आरक्षित भाटक देता रहे और पट्टेदार पर आबद्धकार संविदाओं का पालन करता रहे, तो उस पट्टे द्वारा सीमित समय के दौरान वो संपत्ति का निर्विघ्न रूप से धारण कर सकेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये समझा जाएगा कि जो ये पट्टेदार है ना और ये पट्टाकर्ता, इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हुए हैं, जो संविदा हुई है, उन संविदा का पालन होता रहे, ठीक है ना, पट्टेदार द्वारा और इसके द्वारा भी, और साथ ही साथ उसका जो भी भाटा वगैरह है ये देता रहे, किसको, ए को देता रहे, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए बी क्या करता रहेगा, भाटक देता रहेगा, संविधाओं का पालन करता रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, बिना इंटरप्शन के बी उस संपत्ति को एंजॉय कर सकता है, ठीक है ना, निर्विघ्न रूप से धारण कर सकता है। निर्विघ्न का मतलब बिना इंटरप्शन के, इंटरप्शन कौन करेगा भाई, यही तो करेगा, कुछ इंटरप्शन करना होगा तो यहाँ पे बिना इंटरप्शन के क्या कर सकता है, बी उस पूरे प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है। उसके बाद आता है, ऐसी संविदा का फायदा पट्टेदार के उस हित से उपाबद्ध होगा और उसी के साथ जाएगा, यानी कि जो पट्टेदार है ना, अगर उसका हित उस प्रॉपर्टी में है तो उसका हित क्या है, उस संपत्ति से ही उपाबद्ध रहेगा, उससे जुड़ा हुआ रहेगा और उसी के साथ रहेगा उसमें, ठीक है ना, जो उसका पट्टेदार के नाते और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित कराया जा सके जिसमें वो पूर्ण हित या कोई इसका कोई भाग समय समय पर नहीं दो। यानी कि यदि मान लीजिए पट्टादार है, ठीक है ना, यानी कि बी वाला व्यक्ति पट्टादार है, अब इसकी मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका हित किस पे आएगा, इसका जो विधिक वारिस होगा उसी का तो इस पे हित आएगा, इस प्रॉपर्टी में, तो उसका हित यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर प्रवर्तित कराया जा सकता है, ये सारी चीज़ उसमें रहेगी। ये तो पढ़ लिया आपने पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व। अब यहाँ पे पट्टादार के अधिकार और दायित्व की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान संपत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है, ठीक है, अब मान लीजिए पट्टा दे दिया गया, ठीक है ना, एक प्रॉपर्टी थी जिसको ये प्रॉपर्टी किसको दे दी गई, बी को दे दी गई पट्टे पे। अब यहाँ पे जब पट्टे पे दे दी गई है तो पट्टा जब चालू है तो उसके दौरान बीच में क्या हो जाता है, इसमें कुछ अनुवृद्धियाँ होती है, नहीं कुछ, जैसे मान लीजिए पानी मिल गया इसमें, ठीक है, पहले पानी उसको लगा था नहीं मिलेगा उसके पट्टाकर्ता को, लेकिन बाद में पानी मिल गया इसमें, ठीक है ना, या फिर नदी यहाँ से निकल गई, तो ये जो अनुवृद्धियाँ हो रही है ना, इसका फायदा कौन उठाएगा, बी उठा सकता है, ठीक है। जैसे जलोढ़ वगैरह पानी वगैरह वाला चीज़ आती है ना, अनुवृद्धियाँ होती रहती है, तो उसका क्या होगा, ये फ़ायदा उठा सकेगा और उसी पट्टे के अध्याधीन समाविष्ट समझी जाएगी कि ये उसी पट्टे में ये सारी चीज़ें रहेंगी। ये अधिकार हो गया पट्टेदार के। अब दूसरा क्या है, ये यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ से या किसी सेना या भीड़ द्वारा की गई हिंसा से या अन्य अप्रतिरोध बल से संपत्ति का कोई तात्विक भाग पूर्णतः नष्ट हो जाए, भाग पूर्णतः क्या हो जाए, उसका नष्ट हो जाता है संपत्ति का कोई भाग, जैसे बिल्डिंग है उसका बिल्डिंग नष्ट हो गया, बाढ़ आ गई, ठीक है, तूफान आ गया, या फिर कि सेना द्वारा या भीड़ के द्वारा क्या कर दिया गया, उसकी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, पट्टेदार का अधिकार क्या है कि उस पट्टे को शून्य करवा सकता है कि मुझे अब पट्टे पर नहीं रहना है, आप अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वह सार्वभौम रूप से स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाए वह संपत्ति, तभी यहाँ पे पट्टेदार को अधिकार रहता है कि जो पट्टा है उसको शून्य करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया हुआ है। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए क्षति पट्टेदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हुए, यानी कि जो पट्टेदार है उसके कारण से ऐसा हानि हुई है या फिर ऐसा कोई कार्य किया गया जिसके कारण उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई है, तो यहाँ पे ये फायदा उठाने का हकदार नहीं होगा पट्टेदार, ठीक है। उसके बाद आती है, अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि यदि पट्टाकर्ता सूचना के पश्चात युक्त समय के अंदर संपत्ति की ऐसी मरम्मत करना वो अपेक्षित करे।
अब यहाँ पे पट्टेदार ने क्या किया है कि कुछ यहाँ पे मरम्मत करवानी है, जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसमें कुछ मरम्मत करवाने के लिए एक सूचना देता है पट्टाकर्ता को। पट्टाकर्ता कौन था? ए था, ठीक है। तो इसको क्या किया था? सूचना दिया था, लेकिन ये ए ने कोई मरम्मत नहीं करवाया, ठीक है। जब मरम्मत नहीं करवाता है तो पट्टेदार जो था वो स्वयं उसे करवा सकता है, जो मरम्मत थी ना वो स्वयं करवा सकेगा। और ऐसी मरम्मत के व्यय यानी जो भी खर्चा आएगा वो क्या करेगा? जो भी रेंट देता है ना उसमें से काट लेगा। जो भाटक देता है, जो रेंट देता है, उसमें ब्याज सहित काटेगा। यानी कि जो भी, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये यहाँ पे उसने खर्चा किया है तो 10,000 का ब्याज भी जो भी होगा उस भाटक में रेंट में से काट लेगा, ठीक है। या फिर पट्टाकर्ता से अन्यथा जिस भी तरीके से वसूल करना चाहे तो उससे वसूल कर सकता है। लेकिन ये इसमें ड्यूटी क्या है उसकी? पट्टेदार की ड्यूटी ये है कि पहले क्या करना होगा, उसको सूचना देनी होगी, तभी तो मरम्मत करवाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कि यदि पट्टाकर्ता ऐसा संदाय करने में उपेक्षा करे, यानी कि जो पट्टा करता है वो उपेक्षा करता है, यानी कि वो निगलेक्ट करता है कि बात नहीं मानता, ठीक है। संदाय करने में यानी कि कुछ ऐसा, मान लीजिए कुछ उस प्रॉपर्टी में जैसे बिजली बिल पहले का बकाया था या फिर कुछ और चीज़ें थी जिसको संदाय करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने नहीं किया, निगलेक्ट करता है, जिसे करने के लिए वो क्या था? बाउंड था। और जो यदि उसके द्वारा ना किया जाए तो पट्टेदार या उसकी संपत्ति से वसूलनी है, तो यहाँ पे क्या करेगा? पट्टेदार स्वयं करेगा। अब भाई पट्टेदार नहीं करेगा तो उसकी जो संपत्ति जिसने पट्टे पे ली उसमें से वसूला जाएगा, हो सकता है उसकी कुर्क कर ली जाए, कुछ और चीज़ें जिस प्रकार से वसूला जाए। तो यहाँ पे क्या किया? पट्टेदार ने उस संदाय को यानी कि पूरा जमा कर दिया, यहीं दे दिया। अब यहाँ पे क्या वसूलेगा कैसे? वसूलेगा कैसे? जो वहाँ पे रेंट देता है उसी से काट लेगा। भाई पट्टेदार अपना पैसा क्यों देगा? दूसरे का पैसा है, ठीक है ना। यानी कि पट्टेकर्ता का ड्यूटी थी उस चुकाने का, लेकिन उसने नहीं चुकाया। अब यहाँ पे पट्टेदार ने चुकाया तो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? उसमें भाटक में जो रेंट था उसमें से काट लिया जाएगा, या फिर अन्य प्रकार से भी वसूल सकता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है पट्टेदार पट्टे का पर्यवसान किए जाने के पश्चात भी, यानी कि जब पट्टे का क्या हो गया? समापन हो गया है, उसके बाद भी क्या कर सकता है? किसी भी समय जब तक पट्टे की संपत्ति पर उसका कब्जा है, यानी कि समापन तो हो गया है लेकिन उस पट्टे पर अभी भी उसका क्या है? कब्जा है पट्टेदार का, ठीक है। पट्टेदार यानी कि लेसी का जो है, लेसर और लेसी होता है ना, तो वहाँ पे लेसी का क्या है कि यहाँ पे कब्जा है उस प्रॉपर्टी पे, किंतु तत्पश्चात नहीं, यानी कब्जा जब नहीं है तब नहीं, लेकिन जब तक कब्जा है तब तक की बात करता है यहाँ पर। समापन भले हो गया हो, ठीक है, तो उन सब वस्तुओं को जो उससे भूबद्ध किए उसको हटा सकेगा। अब यहाँ पे जिसने मान लीजिए फैक्ट्री जो लगाई थी उसमें कुछ मशीनरी वगैरह भी लगाई थी या फिर कुछ और चीज़ें लगाई थी, उसको क्या कर सकता है? उन सभी को हटा सकता है, और जिस कंडीशन में उसने संपत्ति को वापस उससे ली थी ए से, उसको उसी कंडीशन में क्या करेगा? छोड़ देगा, अवस्था में छोड़ देगा जिसमें उसने प्राप्त किया था। ये उसका क्या है? अधिकार भी ड्यूटी बताता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, जबकि अनिश्चित कालावधि का पट्टेदार के व्यतिक्रम के सिवाय। अब यहाँ पे क्या होता है? जो अनिश्चित कालावधि है किसके लिए? पट्टे की अनिश्चित जो अवधि थी वो अनिश्चित थी, ठीक है ना। तो पट्टेदार के व्यतिक्रम के सिवाय, जब यहाँ पे पट्टादार है ना, जो बी नंबर का व्यक्ति था, पी था, वो क्या है? उसके जो भी यहाँ पे उसका डिफॉल्ट करता है उसको छोड़ करके किसी अन्य कारण से परिवेशित कर दिया जाता है, यानी समाप्त कर दिया जाता है पट्टे को, तब वह उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार द्वारा रोपित या बोई गई उस संपत्ति पर उस समय जबकि पट्टे का परेशान किया जाता है, उगी हुई कुल फसलों का या उन्हें एकत्रित करने का ले जाने के बाद। अब यहाँ पे जैसे पूरा खेत था, ठीक है ना, इसको पट्टे पर दिया गया, इसमें कुछ खेती की गई, कुछ उगाया गया, प्रोडक्शन किया गया, और यहाँ पे क्या है कि उसका पट्टे का समापन हो गया, लेकिन अभी भी इसका कब्जा इस पे बना हुआ है, ठीक है ना, किसका? पट्टेदार का। तो यहाँ पे जो भी उसकी उगी हुई फसलें थी, ठीक है ना, और उन्हें एकत्रित करने के लिए जो भी चीज़ें उसको जरूरी थी, ये क्या कर सकता है? उसको ले जा सकता है, या तो वो ले जा सकता है या फिर उसका विधिक प्रतिनिधि, किसका? पट्टेदार का विधिक प्रतिनिधि उसको पूरी तरह से ले जा सकता है। अब आता है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या कहता है? पट्टेदार संपत्ति में के अपने पूर्ण हित को। अब यहाँ पे क्या है कि इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है इसकी, ठीक है। तो पट्टेदार संपत्ति में के अपने पूर्ण हित को या उसे किसी भाग को अत्यंतिक रूप से अथवा बंधक या उप पट्टे पर अंकित कर सकेगा। अब यहाँ पे जो पट्टेदार है ना, अब उसने पट्टे पर तो ले ली जमीन, साथ ही साथ क्या कर सकता है? वो अपने किसी और व्यक्ति को भी क्या कर सकता है? उप पट्टे पर। उप पट्टे का मतलब सब लीज पे दे सकता है, या फिर उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? बंधक रख सकता है, उसके एवज में कुछ यहाँ पे पैसे ले सकता है।
अब यहाँ पे जब पैसे ले रहा है ना तो ये सारी चीज़ तो कर सकता है, लेकिन इसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे बेच नहीं सकता उस प्रॉपर्टी को, इसका अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें राइट टू इंजॉयमेंट का यहाँ पे अधिकार दिया गया है, ट्रांसफर किया गया है, लेकिन यहाँ पे सेल करने का अधिकार राइट नहीं दिया गया है। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, ऐसे पट्टे को उप पट्टे पर दे सकता है या फिर बंधक करवा सकता है, पूर्णतः दे सकता है या फिर आत्यंतिक रूप से दे सकता है, या तो पूरी प्रॉपर्टी या फिर आधी प्रॉपर्टी क्या कर सकता है, बंधक या उपपट्टे पर अंतरित कर सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पट्टेदार उस हित की जिसे पट्टेदार लेने वाला है, यानी कि जो पट्टेदार था जिस इंटरेस्ट को उस प्रॉपर्टी में लेने वाला था ना वो लेता है। और प्रकृति विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य जिसे पट्टेदार जानता है और पट्टाकर्ता नहीं जानता है, और इसकी ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, पट्टाकर्ता को प्रकट करने के लिए आबद्ध है। अब मान लीजिए जिस प्रॉपर्टी को पट्टे पे लेना चाहता है पट्टेदार, ठीक है ना, लेची यानी कि बी, और ये पट्टे पर लेना चाहता है किसी की प्रॉपर्टी को, और वह जानता है कि उस प्रॉपर्टी से कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली है जिससे उसका मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वो नहीं बताता अगर ए को, और उससे प्रॉपर्टी ले लेता है ना, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे निगलेंस क्या होती है, उपेक्षा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसकी ड्यूटी है पट्टेदार की कि पट्टाकर्ता को क्या करे, वो सारी जो भी वृद्धि होने वाली है वो पट्टेकर्ता को बताए, ठीक है। अगर नहीं बताता है तो ये पट्टा क्या है, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पट्टेदार संपत्ति में युक्त घिसाई या अप्रतिरोध बल द्वारा परिवर्तनों के सिवाय, यानी कि जो युक्त जो घिसाई वगैरह रहती है ना, या फिर अप्रतिरोध बल जो भी यूज करना चाहता है वहाँ पर, उसमें उसको छोड़कर, ठीक है, संपत्ति की वैसी अच्छी हालत में जैसी कि वह उस समय थी जब वो, अब यहाँ पे इसको ज़्यादा लंबा पढ़ूंगा नहीं, बस इतना ये बताऊंगा कि यदि मान लीजिए बी ने प्रॉपर्टी ली पट्टे पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको जैसे ए, मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी, तो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा, ठीक है ना। इसकी ये क्या है, इसकी ड्यूटी नहीं भी होगी तब भी ध्यान रखेगा क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी बी पर भी अप्लाई होती है। भाई उसने प्रॉपर्टी तो ले ली, लेकिन उसका पूरा ध्यान रखेगा, पूरी तरह से अच्छे से, जैसी जिस प्रकार से प्रॉपर्टी ली है उसी प्रकार से उस प्रॉपर्टी को अच्छे से केयर करेगा, रखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी ड्यूटी क्या बनती है कि जब भी ए बोलेगा, ये सूचना देने के बाद, जब भी यहाँ पे या तो पट्टा करता, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, पट्टा करता और उसके अभिकर्ता, यानी उसका अगर कोई एजेंट है तो पट्टे की अवधि के दौरान सब युक्तिक समय और संपत्ति में प्रवेश करने और उसकी हालत में निरीक्षण कर देने के, उसकी हालत में किसी खराबी सूचना वहाँ छोड़ने का निजा देने के लिए आबद्ध है। यानी कि बी, यहाँ पे बी की ड्यूटी है बनती है कि जो ए है अगर वो प्रवेश करना चाहता है अपनी प्रॉपर्टी में और देखना चाहता है कि भाई आप प्रॉपर्टी को उसके सही तरीके से रख रहे हैं, कोई खराबी तो नहीं है, अगर कोई खराबी है तो क्या करेगा, उसको एक सूचना देगा, ठीक है ना। अगर इसकी प्रॉपर्टी में कोई खराबी मिलती है ना तो वहाँ पे जाएगा, एक सूचना देगा, किसको, बी को, कि भैया आप मेरी प्रॉपर्टी को सही तरीके से केयर नहीं कर रहे, वहाँ पे मरम्मत करवाइए, आप जैसी प्रॉपर्टी दी थी उसी तरह से रखिए प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक सूचना देगा। अब यहाँ पे जब सूचना ये देता है ना, यानी कि ए ने जब बी को सूचना दी तो उसके 30 दिन के भीतर, यहाँ पे क्या लिखा है, ये सूचना दिए जाने या छोड़े जाने के 30 माह यानी 3 मास के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर क्या करना होगा, बी को उस पूरी मरम्मत करवानी हो, ठीक करवाना होगा। ये किसकी ड्यूटी है, ये बी की ड्यूटी है, ठीक है ना। पहली ड्यूटी क्या बता दी कि इसमें ये बताया है कि जो ए नाम का व्यक्ति है इसको प्रवेश करने का अधिकार रहेगा, ठीक है ना, इसकी अधिकार हो गया। अब इसकी ड्यूटी क्या होगी कि ये प्रवेश करने देगा, लेकिन कब, यहाँ पे सूचना देने के बाद। ऐसा नहीं है कि जब बिना मतलब कि इंटरप्शन के साथ भी जब कभी मन करे तभी पहुँच जाओ। यहाँ पे ए को क्या करना होगा, प्रॉपर सूचना देनी होगी, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो सूचना देने के 3 माह के अंदर उसको ठीक करवाना होगा। अब आता है नेक्स्ट कि यदि संपत्ति क्या उसके किसी भाग के प्रत्युद्धरण के लिए किसी कार्यवाही की या ऐसी संपत्ति में संयुक्त पट्टाकर्ता के अधिकार पर किसी अतिक्रमण या हस्तक्षेप की जानकारी पट्टेदार को हो जाए तो पट्टाकर्ता को सूचना युक्ति तत्पर से देने के लिए बाध्य है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि यदि मान लीजिए जो उसकी प्रॉपर्टी थी ना, यानी कि बी को जो प्रॉपर्टी दी गई थी उसमें अवैध कब्जा वगैरह किया जा रहा है या फिर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो इसकी जानकारी किसको देगा, तुरंत जो पट्टा करता है ना उसको देना होगा। ये इसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, बी की ड्यूटी है, और ए का अधिकार है कि उसको यहाँ पे इसकी सूचना दी जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि पट्टेदार संपत्ति या उसकी पैदावार का कोई ऐसा उपयोग कर सकेगा जैसा मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति करता यदि वह उसकी अपनी होती, किंतु संपत्ति के उस प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए वह पट्टे पर दी गई उपयोग में ना तो स्वयं करें। अब यहाँ पे क्या है ना, इसमें बस इतना बताया गया है कि पट्टेदार ने
यानी पट्टेकर्ता ने क्या किया है, जो प्रॉपर्टी उसको पट्टे पर दी है किसको, बी को, ये क्या करेगा, जिस प्रयोजन के लिए दी ना उसी प्रयोजन के लिए वो यूज करेगा। यानी कि ये आपको दिया है फैक्ट्री लगाने के लिए, सिर्फ फैक्ट्री लगाओगे, ठीक है ना। यदि आपको दी है कि आप क्या करेंगे, इसमें रेंट पे देंगे किसी भी कुछ भी काम करने के लिए, उसके अलावा यदि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पटाखे फोड़ने, पटाखे बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कपड़े सिलाई का काम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको जिस प्रयोजन के लिए दी गई है ना, उसी प्रयोजन के लिए आपको यहाँ पे करना होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप ना तो उसका उपयोग करेंगे, ना ही किसी अन्य को देंगे, ना ही कास्ट करेंगे, ना बेचेंगे, ना पट्टाकर्ता के निर्माण को गिराएंगे। यानी कि पट्टाकर्ता ने कुछ निर्माण कराया था उसमें था, ना तो उस निर्माण को गिराएंगे, बिल्डिंग बनाई थी उसको बिल्डिंग को नहीं गिराएंगे, ना क्षति पहुँचाएंगे। अगर उसमें खान खदान नहीं थी, खान खदान मतलब क्या होता है कि उसमें माइंस अगर नहीं थी, तो आप माइंस के लिए नहीं कर सकते कि आपको फैक्ट्री लगाने के दिल ले दी और आप क्या कर रहे हैं, उसमें माइंस के लिए खान बनवा रहे हैं, खुदवा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है कि वह पट्टाकर्ता की सम्मति के बिना उस संपत्ति पर कोई ऐसी स्थायी संरचना किसी प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए खड़ी नहीं करेगा। अब यहाँ पे यदि आप कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर लिए हैं ना, तो कृषि प्रयोजन के लिए आप उस गोडाउन वगैरह एक बनवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि किसी प्रयोजन से भिन्न अगर कोई है, उसमें पट्टाकर्ता की यानी कि जो ए है ना, उसकी सहमति के बिना उस पर कोई भी स्थायी संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। सिर्फ इसमें एक चीज़ को छोड़ दी गई, कृषि प्रयोजन से भिन्न, यानी कि कृषि प्रयोजन के लिए अगर है तो उसमें कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है ना, वेयर हाउस वगैरह जो भी उस फसल को रखने के लिए, ये सारी चीज करने के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है, लास्ट आता है कि पट्टे के परिवहन तो पट्टेदार पट्टाकर्ता को संपत्ति का कब्जा देने के लिए आबद्ध है। जिस प्रकार से आपने देखा था ना कि जो पट्टाकर्ता था वो पट्टेदार की प्रार्थना पर क्या कर रहा था, अपनी उसकी प्रॉपर्टी को उसको दे रहा था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसने पट्टा कर लिया है और पैसे ले लिए, सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जब क्या है कि पट्टे का पर्यवसान हो जाए ना, यानी कि पट्टे का समापन हो जाए, तो इसका ड्यूटी है कि क्या करें, इसको पट्टा उसका मतलब उसकी संपत्ति को वापस कर, उसका कब्जा वापस कर दे। और इसके पट्टेकर्ता का क्या है, एक अधिकार बन जाता है कि उसकी अपनी संपत्ति को वापस लेने का, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा आपका समझ में आया होगा, पट्टाकर्ता का अधिकार और साथ ही साथ पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। अब यहाँ पे 109, अब 109 क्या कहता है कि पट्टाकर्ता के अंतरिति के अधिकार। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे पट्टाकर्ता है, ठीक है ना, पट्टाकर्ता यानी कि लेसर है, जैसे ए था। अब ये क्या करता है, इसने पट्टे पर दे दी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी जो थी उसको पट्टे पर दे दी बी को। अब इसी जब पट्टे चालू थे ना, पट्टे चालू रहने के दौरान बीच में ही क्या कर दिया, ए ने क्या करिए, अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे को बेच दी, ठीक है। जब बेच देता है तो इसके जो पट्टाकर्ता के सारे अधिकार दायित्व थे ना, ये किसके पास चले जाएंगे, कि जिसको बेचा है ना, जिस अंतरिति के पास इसका अधिकार है उसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बस इतनी सी बात करता है ये धारा 109, ठीक है। यानी कि पट्टाकर्ता ने क्या किया, दूसरे को अपनी संपत्ति बेच दी, और साथ ही साथ इसने क्या किया था, पट्टा भी किया था कि दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर भी दिया था। तो इसके जो सारे अधिकार और दायित्व थे ना, वो किसके ऊपर, किसके पास अंतरित हो जाएंगे, जिसको अपनी संपत्ति बेच दी है। अब यहाँ पे इसका कोई हित ना इसमें नहीं रहेगा। अब लेकिन इसमें एक चीज़ और बताता है, ठीक है, प्रोवाइजो कहता है कि अंतरिति अंतरण से पहले के भाटक के शोध बकायों के हकदार नहीं होगी। यदि मान लीजिए जैसे 5 फरवरी को, ठीक है ना, 5 फरवरी को इसने पट्टे पर दी ज़मीन, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि यहाँ पर 6 मार्च को यहाँ पे क्या कर दी, इस प्रॉपर्टी को सेल कर दी। लेकिन पट्टा तो अभी चालू है ना, जैसे ईयरली हो गया, तो यहाँ पे पट्टा तो चालू है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो अंतरिति है जिसको अपनी प्रॉपर्टी सेल की है पट्टेकर्ता ने, ठीक है ना, जैसे डी नाम के व्यक्ति को सेल कर दी, तो यहाँ पे जब डी है ना, ये सारी चीज़ जो भी भाटा वगैरह था, रेंट वगैरह था, वो कब से लेगा, ये 6 मार्च से लेगा। यानी 6 मार्च के पहले के जितने भी यहाँ पे भाटक थे ना, 5 फरवरी से आगे के, तो ये 6 मार्च तक के जितने भी रेंट थे वो कौन लेगा, ये पट्टाकर्ता जो पहले था ना वही लेगा। अब यहाँ पे क्या, उसके 6 मार्च के बाद कौन आ जाएगा, डी नाम का व्यक्ति आ जाएगा जिसको प्रॉपर्टी सेल कर दी गई, इसके पास अधिकार है। अब आता है धारा 110। धारा 110 क्या कहता है कि जिस दिन से पट्टा होगा ना, तो उस दिन का क्या किया जाएगा, अपवर्जन किया जाएगा। यानी कि उस दिन का अपवर्जन जिससे अवधि का प्रारंभ होता है, जैसे 5 फरवरी को किया गया यहाँ पे, ठीक है ना, पट्टा किया गया 5 फरवरी को, और यहाँ पे 1 साल के लिए पट्टा था,
ठीक है ना। तो 5 फरवरी 2023 था और 5 फरवरी 2024 तक के यहाँ पर पट्टा होने वाला है। तो यहाँ पे इस 5 फरवरी को ना, यानी कि जिस दिन से स्टार्ट हो रहा है पट्टा, उस दिन को छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे पट्टा किस दिन से माना जाएगा? 6 फरवरी से माना जाएगा। ठीक है, तो 6 फरवरी से अगले साल के 5 फरवरी तक के यहाँ पे पट्टा माना जाएगा और ये दिन छोड़ दिया जाएगा। जिस दिन पट्टा हो रहा है उस दिन का छोड़ दिया जाएगा, ये दिन गिना नहीं जाएगा। तो जहाँ की किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे द्वारा परिचित समय का किसी विशिष्ट दिन से प्रारंभ होना अव्यक्त है, वहाँ समय की गणना करने में वह दिन अवर्जित कर दिया जाएगा जहाँ की प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित ना हो, और वहाँ इस प्रकार परिचित समय पट्टा करने के दिन से प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ यह 5 तारीख से होनी है, ठीक है, तो 5 तारीख से आपने क्या डिसाइड कर लिया कि 5 तारीख से आपको पट्टा आपके पास मिल जाएगा, आपको कब्जा मिल जाएगा। किसको? बी को। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने डेट डिसाइड कर ली, एकदम फिक्स कर ली कि 5 तारीख ही है, तब यहाँ पे क्या है, 5 तारीख को पट्टा स्टार्ट होने वाला, तो इसको अब वर्जित कर दिया, इसको नहीं माना जाएगा, 6 फरवरी से होगी। अब लेकिन यदि आपने यहाँ पे कोई ऐसा दिन डिसाइड नहीं किया, ठीक है, तो यहाँ पे किस तारीख से माना जाएगा? उस तारीख से माना जाएगा जिस दिन से पट्टा करने का दिन प्रारंभ होता है, जिस दिन से पट्टा स्टार्ट हो जाता है ना, उसी दिन से माना जाएगा, अगर डेट नहीं डिसाइड है तो। ठीक है, अब उसके बाद आता है पट्टे का पर्यवसान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पट्टे का पर्यवसान। अब पट्टा का समापन किस तरह से होता है? आपने अभी एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ ली थी ना, पट्टाकर्ता का अधिकार दायित्व, उसी तरह से इसमें भी लिस्ट बनाई हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान हो जाता है, कब होगा? पहली चीज तो कहता है कि परिसीमित समय बीत जाने, आपने बताया था ना 1 साल के लिए है, तो 1 साल जब यहाँ पे टाइम खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे आपका जो भी पट्टा है वो समापन हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी किसको? ए को, जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको वापस मिल जाएगी। पहली चीज तो कहता है। दूसरी चीज कहता है कि जहां किसी ऐसे समय किसी घटना के घटित होने की शर्त पर सीमित है, यानी कि जहां ऐसा कोई घटना घटित होने के बारे में बताया गया कि अगर ये घटना घटी जिस दिन, ठीक है, उसी दिन आपका पट्टा समाप्त हो जाएगा। कोई इवेंट ऐसा बना दिया गया है, उसने ऐसी शर्त लिख दी गई है कि ऐसा शर्त क्या है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जब, तब यहाँ पे क्या किया जाएगा? आपको पट्टा समाप्त कर दिया जाएगा। वहाँ ऐसी घटना घटित जब हो जाती है उस दिन पट्टा समापन हो जाएगा। तीसरा आता है जहां उस संपत्ति में पट्टाकर्ता के हित का पर्यवसान किसी घटना के घटित होने पर होता है या उसका बयान करने की उसकी शक्ति का विस्तार किसी घटना के घटित होने तक ही है, वहाँ ऐसी घटना घटित होने पर, यानी कि ऊपर घटना घटित होने की शर्त थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यदि पट्टाकर्ता जो है, पट्टाकर्ता का अगर कोई इंटरेस्ट है जो, वो कब समापन हो रहा है? पट्टाकर्ता का इंटरेस्ट जो है उसका पर्यवसान कब हो रहा है? कब हो रहा है? किसी घटना के घटित होने पर हो रहा है, या फिर किसी बयान करने की शक्ति, यानी कि जो उसका डिस्पोजल करने की शक्ति है ना, वो खत्म हो जा रही है किसी घटना के घटित होने पर। तब वहाँ पे जब भी ऐसी घटना घटेगी तो वहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? इसका समापन अब नेक्स्ट क्या आता है? उस दशा में जबकि उस संपूर्ण संपत्ति के पट्टेदार और पट्टाकर्ता के हित एक ही व्यक्ति में एक ही समय एक ही अधिकार के नाते निहित हो जाते हैं, यानी कि जो उनका जो अधिकार था ना, क्या किया गया? जैसे मान लीजिए कि ए ने पट्टा किया था बी को, और बी के ने क्या, ए ने क्या कर दी, इस प्रॉपर्टी को अपनी सेल कर दी बी को ही, तो ये सारी जो उसके अधिकार थे ना, किसको ट्रांसफ़र हो गया? अब बी को ही तो हो गया भाई, उसी वही तो मालिक हो गया, तो पट्टे का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आता है नेक्स्ट, क्या आता है? अव्यक्त अभ्यर्पण द्वारा, ठीक है ना। अगर इम्प्लाइडली आपने क्या कर दिया कि आप उसका सरेंडर कर दे रहे हैं, अर्थात उस दशा में जबकि पट्टेदार पट्टे के अधीन अपना हित पारस्परिक करार द्वारा पट्टाकर्ता के प्रति छोड़ देता है, यानी कि वो पट्टादार जो है ना, वो चाहता है कि हम इस प्रॉपर्टी पे हम नहीं बने कि पट्टा हमारा आगे नहीं चलेगा, तो वो क्या कर देता है? अपना सरेंडर कर देता है पट्टा को। ठीक है, किसके द्वारा? पारस्परिक करार के द्वारा, यानी पट्टाकर्ता से एग्रीमेंट करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप मुझे अब आगे पट्टे का काम नहीं है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी का काम नहीं है, इसलिए मैं पट्टा छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया। अब ये आता है अव्यक्त। अब आता है एक इम्प्लाइडली सरेंडर। इम्प्लाइडली का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है? विवक्षित अभ्यर्पण द्वारा पट्टे की अगर नया पट्टा चालू हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया गया? ए ने क्या किया था? पट्टा दिया था बी को, यानी अपनी प्रॉपर्टी पट्टे पे दी थी बी को। अब यहाँ पे क्या हुआ कि
ए ने क्या कर दी, उस पट्टे को दूसरे व्यक्ति को दे दी, सी को भी दे दी, ठीक है ना, सी नाम के व्यक्ति को पट्टे पे दे दी वही संपत्ति। और यहाँ पे क्या करता है, बी अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो ये इम्प्लाइडली हो गया, अगर कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो सी वहाँ उस प्रॉपर्टी पे बना रहेगा। और यहाँ पे क्या हुआ, बी की इम्प्लाइड यहाँ पे सरेंडर हो गई कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी में नहीं बने रहना है, ठीक है। उसके बाद आता है संपारण द्वारा, अर्थात अगर आपने क्या किया है, जैसे पट्टेदार था, ठीक है ना, पट्टेदार ने कोई शर्त का पालन नहीं किया या फिर उसकी संपत्ति में कोई ऐसी खराबी कर रहा है, दिवालिया हो गया है, उस दशा में क्या किया जाएगा, संपारण कर लिया जाएगा। ये पट्टे के कर्ता के द्वारा ना संपारित कर लिया जाएगा कि आप अपनी संपत्ति को, ठीक है ना, पट्टा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहली चीज़ बताया गया है कि उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त को भंग करता है जिससे उबंधित उसका भंग होने का पट्टा करता पुनः प्रवेश कर सकेगा। अब यहाँ पे अगर किसी शर्त का भंग करता है ना, पालन नहीं करता है ना, तो पट्टेकर्ता का अधिकार होगा कि उस संपत्ति को वापस पाने का, उसमें पुनः प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। दूसरा कहता है उस दशा में जबकि पट्टेदार किसी अन्य व्यक्ति का हक खड़ा करके या दावा करके कि वह स्वयं हकदार है, अपनी पट्टेदारी हैसियत का त्याग कर देता है। यानी कि अगर पट्टेदार ने क्या कह दिया, किसी अन्य व्यक्ति का क्या कर दिया, हक खड़ा करके कि यहाँ पे क्या है, वो स्वयं उसका हकदार है, ठीक है ना, उस प्रॉपर्टी के स्वयं हकदार है, तो यहाँ पे पट्टेदारी के क्या कर दिया जाएगी, हैसियत जो है उसका, जो पट्टेदारी की हैसियत थी उसको त्याग कर दिया जाएगा, वेब कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तीसरा आता है कि जब किसी पट्टेदार दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाता है, यानी कि जो पट्टेदार था जिसको प्रॉपर्टी दी गई थी वो दिवालिया हो गया। जो भाई जब दिवालिया हो गया तो पट्टे का मतलब है वो रेंट दे नहीं पाएगा, कुछ काम कर नहीं पाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा और उसको पट्टे को वापस लिया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है पट्टे का पर्यवसान करने या पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने या छोड़ देने के आशय से एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को समग्र रूप सूचना के अवसान पर। अब यहाँ पे जब एक पक्षकार ने क्या किया, दूसरे पक्षकार को एक सूचना दी है कि पट्टे की जो संपत्ति दी गई है उसको छोड़ा जाए, ठीक है ना, चाहे पट्टा करता दे चाहे पट्टेदार दे, तो अब सूचना का अवसान हो जाता है ना, और उस पर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका पट्टे का पर्यवसान हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपने पढ़ा था ना, ये सरेंडर वाला हो गया, विवक्षित अभ्यर्पण हो गया, संपहरण हो गया, तो इसके साथ ही आपको एक सेक्शन कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये इस वाले पॉइंट के साथ आपको कौन सा 112 कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो आता है आपका नेक्स्ट वाला, उसके साथ आपको पढ़ना है 113, ठीक है। और साथ ही साथ इन दोनों के साथ, ठीक है ना, ये 4 और 6 है, इन दोनों के साथ आपको 115 पढ़ना है। अगर सरेंडर हो जाता है ना, संपारण हो जाता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये 115 बात करता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अब आगे 112 की, ठीक है ना, 115 अब आगे पढ़ने वाले हैं। तो 112 क्या कहता है, संपहरण का अधित्यजन। अधित्यजन का मतलब क्या होता है, वेब कर जाना, उसको छोड़ देना, त्याग कर देना, ठीक है। तो धारा 111 के खंड 6 के अधीन, तो खंड 6 में क्या था, संपहरण किया जा रहा था ना, कि उसको संपहरित कर लिया था पट्टाकर्ता के द्वारा, अगर उस शर्त का पालन नहीं करता है, दिवालिया हो जाता है, इन सारी चीज़ों में। तब यहाँ पे क्या हुआ, संपहरण उस भाटक के प्रतिग्रहण द्वारा, जब संपहरण तिथि से शोध हो गया है और या ऐसे भाटक के लिए करस्थान द्वारा या पट्टाकर्ता की तरफ से किसी अन्य कार्य द्वारा जिससे पट्टे को चालू रहने माने का उसका आशय दर्शित होता है, अधिक हो जाता है। अब मान लीजिए क्या है कि जो पट्टेदार था ना, पट्टेदार द्वारा कोई शर्त का पालन नहीं किया गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ उसको दिवालिया, मान लीजिए दिवालिया घोषित कर दिया गया। अब दिवालिया घोषित कर दिया गया तो उसने क्या कर दिया, इस प्रॉपर्टी को संपादित कर ली। अब जब संपादित कर लेता है ना, तो यहाँ पे यदि मान लीजिए इसके बाद संपादित करने के बाद भी यहाँ पे किराया देता है, रेंट देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे जो उसका संपादन किया गया था ना, वो अधित्यक्त हो जाएगा, यानी त्याग हो जाएगा उसका, यानी और इसी पट्टे पर बना रहेगा। उसके बाद परंतु प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है कि जबकि पट्टाकर्ता की जानकारी हो कि संपादन उपगत हो गया है, यानी कि इनकर्ड हो चुकी है, जो उसकी संपादन थी ना, इनकर्ड हो चुकी है, पट्टाकर्ता की जानकारी हो, तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेब होगा, इसका किसका संपादन का अधित्यजन होगा, अदरवाइज यहाँ पे संपादन का अधित्यजन नहीं होगा। उसके बाद आता है परंतु यह और भी कि पट्टेदार को संपादन के आधार पर बेदखल करने के लिए वाद संस्थित किए जाने के पश्चात भाटक प्रतिग्रहित कर लिया जाता है, तो वहाँ ऐसा प्रतिग्रहण यहाँ पे वेब नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपने पट्टेदार
को संपाहन के आधार पर क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया। अब बेदखल करने के लिए क्या किया गया, मतलब बेदखल करने के लिए वाद लाया गया, किसके द्वारा, पट्टाकर्ता के द्वारा, कि इसको बेदखल किया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे बेदखल करने के पश्चात जो केस संस्थित हो गया, उसके बाद क्या करता है, भाटक को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है पट्टाकर्ता। पट्टाकर्ता जब एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे उसने वेव कर दिया है, ठीक है, उसने त्याग कर दिया, ऐसा इसका मतलब नहीं है, प्रतिग्रहण कर लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वो केस अगर संरक्षित कर दिया है तो केस तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। आगे की कंडीशन, उसके बाद 113 क्या कहता है, जा में हमने पढ़ा था ना लास्ट वाले पॉइंट में 111 के खंड जा में, कि उसमें जो सूचना दी गई है, ठीक है ना, तो सूचना के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे बताया गया छोड़ देने की सूचना का अद्यतन। सूचना जिस व्यक्ति को दी गई है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को दी जाएगी। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं पट्टाकर्ता ही देगा कि या पट्टादार देगा, तो यहाँ पे क्या है, जब एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को सूचना दे दी कि इसको छोड़ना है, ठीक है, उस व्यक्ति की अभिव्यक्ति विवक्षित सम्मति से वह उसे देने वाले व्यक्ति के किसी ऐसे कार्य द्वारा जिसे पट्टा चालू मानने का उसका आशय दर्शित होता है, अध्यक्ष हो जाती है। यदि मान लीजिए ए ने क्या किया है, बी को क्या किया, सूचना दी कि आप ये क्या करें, इसको छोड़ दें, ठीक है ना, सूचना दे दी, लेकिन सूचना देने के बाद ये पट्टे पे बना रहता है, ये भाटक लेता रहता है, सारी चीज़ करती रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है उसको छोड़ देने का सूचना थी ना, उसका अधित्यजन हो जाएगा, उसका त्याग हो जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि वहाँ पर उसने सूचना दी ही नहीं थी, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ दृष्टांत दिए हुए हैं, आप दृष्टांत पढ़ लीजिएगा। अब 114 आता है और 114A, अब इन दोनों को एक साथ पढ़ना है, ठीक है। इसको जब भी 114 पढ़े ना तो 114A जरूर पढ़िएगा। तो भाटक का संधान न करने के कारण संपाहन से मुक्ति, यदि मान लीजिए भाटक नहीं दे रहा था, रेंट जिसे बी था उसने प्रॉपर्टीज लीज पर ली और रेंट नहीं दे रहा था ए को। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, इसका संपाहन कर लिया, अपनी संपत्ति को संपरित कर लिया, फॉरफिट कर लिया। जब फॉरफिट कर लेता है, किस कारण से हुई, रेंट ना देने के कारण। तो यहाँ पे क्या वही चीज़ बताया गया है कि स्थावर संपत्ति के पट्टे का पर्यवसान भाटक ना देने से संपाहन द्वारा हो गया है, और पट्टाकर्ता पट्टेदार को बेदखल करने के लिए वाद लाता है। अब यहाँ पे क्या है, पट्टाकर्ता ने क्या कर दिया, वाद लाया। वाद किसका, सूट किस चीज़ का फाइल किया कि उसको यहाँ से बेदखल कर दिया जाए हमारी संपत्ति से, क्योंकि ना तो रेंट दे रहा है ना तो वहाँ से जा रहा है। वहाँ यदि वाद की सुनवाई में पट्टेदार द्वारा यानी बी के द्वारा पट्टाकर्ता को बकाया भाटक उस पर ब्याज सहित और वाद के उसके पूरे खर्चे दे देता है, यानी कि जो भी इसने केस फाइल किया है पूरा खर्चा वाद का दे देता है, ठीक है। कौन देता है, बी। साथ ही साथ उसका जो भी ब्याज था, बकाया था, भाटक किराया बकाया था, उन सभी चीज़ों को दे देता है, ठीक है, या निविदत कर देता है, या ऐसी प्रतिभूति दे देता है, या सिक्योरिटी दे देता है जिससे न्यायालय ऐसा संदाय 15 दिन में किए जाने के लिए पर्याप्त समझता है। यानी कि कोई ऐसी सिक्योरिटी दे देता है, ठीक है ना, निविदान करने के जो खर्चे के बारे में न्यायालय कितना टाइम दे रहा है, 15 दिन टाइम दे रहा है, ठीक है ना, और आवश्यक समझता है, पर्याप्त समझता है। तो न्यायालय क्या करेगा, बेदखली के लिए जो डिक्री देने के बदले पट्टेदार को संपाहन की मुक्ति देने का आदेश दे सकेगा कि इसकी संपाहन जो किया गया है ना, इसकी मुक्ति दे दी जाए, उसकी पट्टे पर बना रहे, ठीक है ना। लेकिन तभी होगा जब यहाँ पे पट्टेदार ने यानी बी ने क्या किया है, अपने जो भी खर्चे थे, इसने ए ने जो क्या किया, वाद फाइल किया था, सूट फाइल किया था, उसके जो खर्चे थे दे देता है, ठीक है ना, रेंट बकाया था, रेंट दे देता है, साथ ही साथ उस पर ब्याज दे देता है। तब यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको संपाहन से मुक्ति का आदेश दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना कि बेदखली की डिक्री दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे यह माना जाएगा कि ऐसा संपाहन हुआ ही नहीं था, ठीक है, ये बात करता है। अब यहाँ पे आता है 114A क्या कहता है, कुछ अन्य दशाओं में संपाहरण से मुक्ति। अब ऊपर तो बता दिया गया, ठीक है, कि वहाँ पे अगर रेंट नहीं देता है तो वहाँ पे कैसे क्या क्या किया जाए, कैसे प्रोसीजर हो जाएगी, संपाहरण से मुक्ति कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे क्या कहता है, अन्य दशाओं में। अन्य दशा कौन सी होगी कि जहाँ की स्थावर संपत्ति के किसी पट्टे का पर्यवसान किसी ऐसी अभिव्यक्त शर्त के भंग के कारण हुआ है। जो संपाहरण हुआ है वो किस कारण से हुआ है, जो शर्त का पालन करना चाहिए था पट्टेदार को, उस पट्टेदार ने शर्त का पालन किया ही नहीं, तो पट्टेकर्ता ने क्या कर लिया, अपनी संपत्ति को वापस ले ली, फॉरफिट कर ली। जो वह उबंधित करती है कि उसके भंग पर पट्टाकर्ता पुनः प्रवेश कर सकेगा। अब भाई उसने प्रॉपर्टी ले ली तो अपनी उसमें वापस पुनः तो प्रवेश तो कर सकता है पट्टाकर्ता। तो वहाँ पे बेदखली के लिए कोई बात तब तक नहीं होगा जब तक कि यदि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर, अब यहाँ पे अगर उसकी बेदखली के लिए बात भी लाएगा ना तो कब लाएगा, पहले कुछ कंडीशन को फुलफिल करनी होगी, किसको, पट्टाकर्ता को। पट्टाकर्ता क्या करेगा, परिवादित विशिष्ट भंग का निर्देश करने वाली अथवा यदि भंग उपचार योग्य है तो उस भंग का उपचार करने वाले पट्टे द्वारा अपेक्षा करने वाली लिखित सूचना की तामील न कर दी हो।
अब यहाँ पे क्या होता है, पट्टेदार जो पट्टा करता था वो क्या करेगा, यानी कि ए था और बी पट्टा करता क्या करेगा, सबसे पहले तो एक अगर कुछ विशिष्ट भंग का हुआ है तो उसकी एक सूचना देगा, ठीक है ना। जो भी भंग हुआ है, जो भी शर्त भंग हुई उसकी एक सूचना देगा आपने ये शर्त भंग की है। या फिर क्या करेगा, यदि भंग उपचार योग्य है, यानी कि जो ऐसा भंग किया गया है, जो ब्रीच किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो संविदा का पालन नहीं किया गया है, ठीक है, तो उस संविदा का पालन का कोई अगर उपचार है तो उस उपचार के बारे में इसको एक क्या करना होगा, सूचना देनी होगी कि आप उसको पूरा करें, ठीक है। तब यहाँ पर यदि पट्टेदार उसका उपचार सूचना के तामील की तारीख से युक्त समय के भीतर करने में असफल रहता है तब बाद ला सकते हो। अब ये दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई, आपने विशिष्ट भंग करने का निर्देश करने वाली एक सूचना भी दे दी, ठीक है ना। साथ ही साथ भंग का उपचार का अगर है, उससे अगर कोई रेमेडी है तो रेमेडी भी आपने बता दी। अगर वह भी अगर पट्टेदार नहीं करता है ना तो आप क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे बेदखली के लिए आप वाद ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे और आता है अभ्यार्पण और संपाहन के उपपट्टों का प्रभाव। अब यहाँ पे क्या किया था, ए ने क्या किया, बी को पट्टे पर दी और बी ने क्या किया, सी को मान लीजिए उप पट्टे पर दे दी, ठीक है ना। अब सी उप पट्टे पर देता है, अब यहाँ पे क्या हुआ, बी का क्या हुआ, पट्टा सरेंडर हो गया या फिर संपारण हो गया, तो क्या इस पर इफेक्ट कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताता है कि स्थावर संपत्ति के पट्टे में अभिव्यक्ति या अविवक्षित अभ्यर्पण का प्रतिकूल प्रभाव संपत्ति के या उसके किसी भाग के ऐसे उपपट्टे पर नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे जो उसका सरेंडर हुआ ना या फिर कुछ भी हुआ है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सी पर। जो पट्टे द्वारा उन निबंधनों और शर्तों पर पहले ही अनुदत्त कर दिया गया है, जो भाटक के रकम के बारे में सिवाय, यानी जो रेंट के बारे में है ना उसके अलावा यहाँ पे भाटक के रकम उसको छोड़ दिया जाएगा। शर्तें वे ही हैं जो मूल पट्टे की, यानी कि यहाँ पे जो निबंधन थे, यानी कि जो शर्तें यहाँ थी वही शर्तें अगर यहाँ भी थी तब की बात करता है। अगर वो सारी शर्तें सी फुलफिल कर देता है, ठीक है। कौन से शर्तें, जो मूल पट्टे की थी। मूल पट्टे किसके बीच थी, ए और बी के बीच, और उप पट्टा किसके बीच है, बी और सी के बीच है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक कि अभ्यर्पण नया पट्टा प्राप्त करने के प्रयोजन से ना किया गया हो, उप पट्टेदार द्वारा देय भाटक उसके उपलब्ध करने के समुदाय कम से पट्टा करता हुआ देय उसके द्वारा प्रवृत्ति नहीं होगी। यानी कि अब यहाँ पे क्या हो, उसका सरेंडर तो हो गया बी का, लेकिन जो सी था ना उसके उप पट्टे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो भी रेंट इसको देता था अब इसको ना देके क्या करेगा, इसको देगा, किसको, ए को, जो मूल पट्टा जिसकी मूल संपत्ति है ना उसको यहाँ पे सारी यहाँ पे समुदाय को पालन करेगा और साथ ही साथ रेंट वगैरह इसको देगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ऐसे पट्टे का संपादन ऐसे सब उप पट्टे को वहाँ के सिवाय बातिल कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। लेकिन किस कंडीशन में चेंज नहीं करता, वहाँ जहाँ की जैसा संपारण पट्टा करता था उप पट्टेदारों को कपट वंचित करने के उपाय किया गया था। यानी कि यदि मान लीजिए पट्टा करता द्वारा कोई कपट किया गया था ना तब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन अगर पट्टा करता ने कपट नहीं किया तो वहाँ पे चेंजेस कुछ हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर जहाँ कहीं संपारण से मुक्ति धारा 114 के अधीन अनुदत्त किया, बस आपको यहाँ पे इतना तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट धारा 116 जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। इसको क्या बोला जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर, अतिधारण का सिद्धांत यहाँ पे बोला जाता है। इसको मैंने टीपी एक्ट का पूरा एक सिद्धांत का लेक्चर लिया था ना कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्ट्रिन्स हैं, तो सारी डॉक्ट्रिन्स हमने कवर की थी। तो उसी में से एक ये भी था अतिधारण का प्रभाव। यदि संपत्ति का पट्टेदार या उप पट्टेदार को अनुदत्त पट्टे के पर्यवसान के पश्चात उस पर अपना कब्जा बनाए रखता है और पट्टा करता है उसका विधिक प्रतिनिधि पट्टेदार या फिर उप पट्टेदार से भाटक प्रतिनिधित्व करता है या कब्जा बनाए रखने के अन्यथा उसको अनुमति देता है, तत्विधुल करार के अभाव में पट्टा धारा 106 में यथा उस प्रयोजन के लिए अनुसार जिसके संपत्ति पट्टे पर दी गई है वर्षानुवर्षीय मासानुवर्षीय नवीनीकृत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1 साल के लिए पट्टे पर दी गई, ठीक है, ए के द्वारा बी को। अब यहाँ पे बी ने क्या किया, इसका इन दोनों का पट्टा समाप्त हो गया, पर्यवसान हो गया, 1 साल खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे और ना तो ए कुछ बोल रहा है ना बी कुछ बोल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, बी उस संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा हुआ है, पट्टा पर बना हुआ है और ये जो इसका जो भाटक देता था वही भाटक दे रहा है ए, और ए क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। पर्यवसान हो गया, पट्टे की समाप्ति होगी, लेकिन यहाँ पे ये कब्जा बनाए रखा है, पट्टा पे चल रहा है और इसी जो बी है वो पैसा दे रहा है कम, यानी कि भाटक यानी रेंट दे रहा है और ए एक्सेप्ट कर रहा है। ए अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसका जो विधिक प्रतिनिधि है वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे माना जाएगा कि अतिधारण का प्रभाव है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से
पट्टा चल रहा था वर्षानुवर्षी मासानुवर्षी उसी तरह से पूरा नवीनीकृत हो जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट करता है तो। अगर कुछ ऑब्जेक्शन लेता है तो यहाँ पे पट्टा समाप्त हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, एक्सेप्ट करता रहता है, किराया लेता रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नवीनीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे मासानुवासी हो चाहे वर्षानुवर्षी, जिस प्रकार से चलता रहा है उसी प्रकार से होगा। अब यहाँ पे एक लास्ट सेक्शन आती है जो कहता है कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को छूट। यहाँ पे जो कृषि प्रयोजन वाले पट्टे होते हैं ना, उनमें कुछ छूट रहती है। ठीक है, क्योंकि जो कृषि प्रयोजन के लिए दिया जाता है ना, वो लगभग क्या होता है, जो लोकल लॉज होते हैं हर स्टेट के, ठीक है ना, जैसे MPLRC हो गया, छत्तीसगढ़ का NRC हो गया, लैंड रेवेन्यू कोड, उसी के अनुसार वहाँ पे रहता है। ठीक है, इस अध्याय के उपबंधों में से कोई भी उपबंध कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को वहाँ तक के सिवाय लागू नहीं होता। यानी कि कुछ यहाँ पे लागू तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ें लागू नहीं होता, जहाँ तक कि राज्य सरकार शासकीय राज्य में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा घोषित कर दे कि ऐसे सब उपबंध या उनमें से कोई भी उपबंध सब पट्टों या उनमें से किसी के विषय के तत्सम प्रवृत्ति स्थानीय विधि के यदि कोई हो उपबंधों के सहित अध्ययन लागू। यानी अगर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित करती है कि जो स्थानीय विधि चल रही है उसी के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर लागू होगी, तो वहाँ पर यही चीज़ लागू होगी। ठीक है ना कि ये। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए जो यहाँ पे अधिसूचना द्वारा घोषित तो कर रहा है, ठीक है ना, कि ये पट्टे पर लागू हो किसी प्रयोजन वाले, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐसी अधिसूचना तब तक प्रभाव में ना आएगी जब तक कि प्रकाशन की तारीख से 6 मास का अवसान ना हो जाए। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर 1 फरवरी को किया ना कि ये सूचना प्रकाशित किया, अधिसूचना घोषित कर देता है, तो यहाँ पे 1 फरवरी से लेकर आगे 6 महीने तक क्या होगा, ये बीत जाएगा। जब बीत जाएगा तभी ये प्रभाव में आएगा, अदरवाइज यहाँ पे प्रभाव में नहीं आएगा। अब बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, और समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आगे का लेक्चर में अगली बार मिलते हैं, ठीक है ना, अगले लेक्चर में, जहाँ पे बताया गया चैप्टर 6 में विनिमय के बारे में, ठीक है ना, एक्सचेंज के बारे में। इसको अभी हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।